ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 9वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे लोक कंटकों की। लोक कंटक यानी रास्ते के कांटे, राष्ट्र के निर्माण में जो बाधक हैं उनकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी प्रकृति के लोग हैं जो प्रायः समाज के लिए घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और राजा का क्या दायित्व है इन लोक कंटकों के प्रति, उनका कैसे निवारण करें, कैसे उनके पीछे गुप्तचर लगावें और कैसे कैसे उनको दंड देवें, तो वो सारी चर्चा आज के प्रसंग में आएगी। श्लोक संख्या 258, 259 और 260 संयुक्त रूप से है। उत्कोचकाश्चौपधिका वंचका कितवास्ततः मंगलादेशव्रताश्च भद्राश्च क्षणिकैः सह असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्च चिकित्सकाः शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणः पण्ययोषितः एवं आदीन विजानीयात् प्रकाशलोककंटकान् निगूढ़चारणश्च अन्यान् अनार्य आर्यलिंगनः। तो कह रहे हैं उत्कोचकः यानी रिश्वतखोर, औपधिकः भय दिखाकर धन को लूटने वाले, वंचकः ठगी लोग, कितवाः जुआरी, मंगलादेशवृत्तः मांगलिक बातों को कहकर के धन लूटने वाले, भद्राः साधु सन्यासी का भद्र वेश धारण करने वाले, एक क्षणिकैः से हाथ आदि देख करके भविष्य बताने वाले, असम्यक कारणः महामात्रा धन वस्तु आदि लेकर गलत काम करने वाले उच्च कर्मचारी, चिकित्सकाः अनुचित मात्रा में धन लेने वाले अयोग्य चिकित्सक, और शिल्प उपचार युक्त अनुचित मात्रा में धन लेने वाले शिल्पी, धन ठगने में चतुर वैश्याएं इत्यादियों को, और जो भी दूसरे हैं जो श्रेष्ठों का वेश धारण करते हैं, श्रेष्ठ चिन्हों को धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं और दुष्ट कार्यों को करते हैं, ऐसे लोगों को लोक कंटक यानी सामाजिक अपराधी कहा जाता है। समाज के, राष्ट्र के, धर्म के ये लोग विघातक होते हैं। तो सबसे पहले कहा रिश्वतखोर। रिश्वत, जैसा कि आपको पता है कि भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, यानी बिना इस शिष्टाचार, भ्रष्टाचार रूपी शिष्टाचार के आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से समाज के लिए अत्यंत ही हानिकारक है, बहुत हिंसित कर्म है भ्रष्टाचार। तो ये रिश्वतखोरी जो है ये पाप कर्म है, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, दायित्वों का निर्वहन नहीं करता। ऐसे अगर लोग हैं तो ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। दूसरा का भय दिखाकर धन ऐंठने वाले, तो जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, दस्यु होते हैं, राहगीरों को ठगते हैं, लूटते हैं, मारपीट करते हैं, उनको शस्त्रास्त्र के भय से डराते हैं और मारने का भी प्रयास करते हैं और धन लूटते हैं। ठग यानी ठगी करने वाले, जुआरी, जुआ खेलने वाले, दोनों प्रकार के जुआरी, मंगलादेशवृत्ता मांगलिक बातों को कहकर धन लूटने वाले। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि रिश्वतखोर पर चर्चा कर चुके, धन ऐंठने वालों पर, ठगों पर चर्चा कर चुके, जुआरियों पर चर्चा कर चुके। ये भी बहुत प्रकार के लोग होते हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं कि तुम अमुक देश में अमुक स्थान पर जाओगे तो तुमको ऐसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति होगी। ठीक है,
तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भद्र होगा, ऐसा आश्वासन देते हैं और आश्वासन देकर के लुभाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब कौन है? ये लोक कंटक हैं। यथा किन्नर, सबसे पहले किन्नर यानी जो हिजड़े जिन्हें कहा जाता है, वो प्रायः यही करते हैं, लोगों को मांगलिक बातें बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ठगने का, लूटने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो अनेक प्रकार के वेश धारण करके बाबा जोगी लोग आते रहते हैं और हाथ देखते हैं, माथा देखते हैं, बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बातों में देते हैं, अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करते हैं और लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चलो बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लो जी उनको धन दे दो। तो ऐसी जो मांगलिक बातों को कह करके धन लूटते हैं, ये लोक कंटक हैं। ये भी समाज में ना बढ़े। साधु सन्यासी का भद्र रूप धारण करके तो जो छद्मवेशी हैं, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, सन्यासियों का, साधुओं का रूप धारण कर लेते हैं, बाद में जाकर के सारे ही अनैतिक कर्म करते हैं प्रायः। तो ऐसे जो लोग हैं, इनसे भी बचना चाहिए। ये लोक कंटक हैं, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में ये लोग घातक कहे गए हैं। और एक क्षणिक ही सह भविष्य बताने वाले, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो ज्योतिषी हैं, हस्तरेखा विज्ञान वाले हैं, भविष्य बताने वाले होते हैं, ये भी जो है लोक कंटक कहे हैं। धन वस्तु आदि लेकर गलत काम करने वाले उच्च कर्मचारी, मंत्री आदि, तो ये भी एक प्रकार से रिश्वत के ही रूप में आ गए हैं। अनुचित मात्रा में धन लेने वाले अयोग्य चिकित्सक, तो आप देख ही रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो मरीज मांस का लोथड़ा है और डॉक्टर गिद्ध है, यानी प्रयास करता है कि इसको कितना नोचा जाएगा, कितना लूटा जाएगा। बहुत सारे भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर डॉक्टर कम और डॉक्टर के वेश में गिद्धों की संख्या बहुत अधिक है। बहुत सारी दवाइयों के बिल, ब्लड सैंपल, ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग अनेक प्रकार से होती है और लोगों को लूटते हैं। कुछ होते हैं शिल्पकार, चित्रकार आदि, ये भी क्या लोगों को लूटते हैं। अब मैं एक बार चंडीगढ़ गया तो वहाँ पार्क में एक नदी का तट है या कोई सरोवर है, झील है। वहाँ शाम के समय हम भ्रमण करने गए तो पता चला कि एक चित्र बनवाने के 500 रुपया है, ठीक है, और चित्र बनाने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये ठगी है साक्षात। ये भी कोई रेट होती है क्या? तो अनेक प्रकार के शिल्पकार क्या करते हैं, भाव लगाते हैं। 10-20 रुपये की वस्तु होती है और उसको एंटिक पीस बता करके 10-10 हज़ार में देते हैं, 15-15 हज़ार में देते हैं, डॉलर में देते हैं एंटिक पीस बता करके, जबकि कोई एंटिक पीस नहीं होता। कई जगह पर जहाँ भ्रमण करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग शिल्पकार बैठ जाते हैं, मूर्ति बनाने वाले, और अलग अलग प्रकार से फिर उनको ये धातु है, अष्ट धातु है और इसका इतना ऐतिहासिक महत्व है, तो मूर्तियों को बेचते हैं एंटिक पीस बोल करके और लूटते हैं। तो ये सब जो लोग हैं, जो बाहर से तो ऐसे दिखाई देते हैं कि बड़े अच्छे हैं, बड़े भद्र हैं, लेकिन भीतर से निश्चित रूप से ही ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हैं। तो ये लोक कंटक हैं और इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इनके विषय में क्या कह रहे हैं कि इनके विषय में गुप्त जानकारी प्राप्त रखनी चाहिए, गुप्तचरों को इनके पीछे लगा देना चाहिए, अनेक स्थानों पर गुप्तचरों को नियुक्त कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, इनका अड्डा होता है, इनका जमावड़ा होता है, ऐसी ऐसी जगह पर अपने गुप्तचरों को लगा करके और इनको पकड़ करके इनको कारागार में डालें, इनको दंडित करने का प्रयास करें। तेषां दोषान् विख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्वतः कुर्वीत शासनम राजा सम्यक सारापराध था। राजा जो उन्होंने बुरा काम किया है, भली भांति उनके दोषों को सही सही घोषणा करके उनके बल और अपराध के अनुसार, न्याय के अनुसार उनको दंड देने का प्रयास करें।
प्रकट चोरों, पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करने वाले चोरों व अन्य अपराधियों तथा पापकर्म में बुद्धि रखने वालों के पापों पर नियंत्रण दंड के बिना नहीं हो सकता, अतः दंड देने में राजा को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर ये जो लोक कंटक हैं, तो उनके पीछे कहाँ कहाँ गुप्तचर लगाना चाहिए, तो बता रहे हैं कि सभाओं के आयोजन का स्थल, प्याऊ, हलवाई आदि की दुकान, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये लोक कंटक जो हैं, ठग लोग जो हैं, ये आते जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, मिल सकते हैं। तो वहाँ पर एक गुप्तचर नियुक्त कर दें। जो बहरूपी वेशभूषा, मद्य तथा अनाज बेचने का स्थान है, मंडी आदि, तो वहाँ पर भी क्या करें, गुप्तचरों को नियुक्त कर देवें। जो 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, ऐसे स्थानों पर भी गुप्तचरों की नियुक्ति कर देवें। कोई ऐसा स्थल जहाँ पर प्रायः लोग बैठते हों, जैसे कि बड़ा वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और चौपाल बनी हुई है, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है, बहुत सारे लोग आते जाते हों, तो वहाँ पर गुप्त रूप से गुप्तचर बैठे और लोक कंटकों को पकड़ने का, यानी रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास करें। सार्वजनिक स्थल जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हों, मनोरंजन के स्थान, जैसे आजकल टाइम में रंगमंच जो होते थे, लीलाएं जो हुआ करती थी, नाटक हुआ करते थे, आजकल थिएटर होते हैं, तो ऐसे मनोरंजन के स्थानों पर भी जाएं और वहाँ पर भी गुप्तचरों को नियुक्त करें। जो पुराने बगीचे हैं, वर्तमान में मेंटेनेंस का काम चल रहा है और वर्तमान में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन पुराने हैं, ऐसे बगीचे और जो जंगली क्षेत्र है, ऐसी जगह पर भी गुप्तचरों को नियुक्त करें, क्योंकि लोक कंटक वहाँ भी होंगे जो ठग होंगे, राहगीरों को लूटने वाले होंगे। जहाँ पर शिल्प के जो वस्तुएं हैं, मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, जो मार्केट है बेचने का, तो वहाँ पर भी क्या करें, गुप्तचरों को नियुक्त करें। सूने पड़े हुए घर जिसमें कोई रहता नहीं है, दरवाजे या तो घर में है ही नहीं या दरवाजे बंद हैं पर ताले नहीं लगे हैं, ऐसे कोई बहुत पुराने खंडहर घर पड़े हैं, तो ऐसे घरों के आसपास भी पहरा देने वाले हों, वन हो, उपवन हो, तो राजा ऐसे स्थानों में चोरों और ठगों की संभावनाओं को देखते हुए अपने गुप्तचर, पुलिस, सैनिक आदि को क्या करे, वहाँ पर निगरानी पर रख दे, और फिर अगर वहाँ पर उस प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए ये लोक कंटक पकड़े जाएं तो उनको यथोचित दंड देने का प्रयास करें। तो उन चोर आदि के सहायकों और अनुगामियों से अनेक प्रकार के कर्मों को जानने वाले चतुर भूतपूर्व चोरों से भी चोरों का पता लगावें और पता लगने पर उन्हें दंडित करें। तो ये है कि अनेक जगह पर गुप्तचर और पुलिस का पहरा, सैनिकों का पहरा दे रखा है, और कई बार ऐसा होता है कि पहरा दे रखा है तब भी वहाँ पर वो लोक कंटक, वो ठग, वो चोर, वो लुटेरे, वो जो ऐसा कार्य करने वाले लोग हैं, वो वहाँ दिखाई नहीं देते या सुरक्षित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे ऊपर पहरा दिया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। तो जो लोग जेल में बंद थे, जेल से छूट चुके, यानी पहले चोर थे, लंबा समय उनका चोरी करने में, ठगी करने में, मालगुजारी करने में, लूटने में समय जिनका बीतता था, तो ऐसे सीनियर यानी भूतपूर्व चोरों को पकड़ें और उनके माध्यम से पता लगवाने का प्रयास करें कि बताओ कि ऐसे इस प्रकृति के व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, कहाँ छुपे होंगे, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है। तो उन भूतपूर्व चोरों की सहायता लेकर के चोरों को पकड़ने का प्रयास करें। वे सहयोगी या गुप्तचर लोग खाने के पदार्थों का लालच देकर और ब्रह्मवेत्ता विद्वानों के दर्शनों के बहाने तथा कोई शौर्य कर्म दिखाने के बहाने से उन चोर आदि को सिपाहियों से मिला दें और गिरफ्तार करा देवें। तो यहाँ उपाय बता रहे हैं कि कुछ खाने का लालच दे देवें, दावत है, भोजन है, निमंत्रण है, और किसी साधु का, किसी विद्वान का, किसी बड़े व्यक्ति का दर्शन करने के लिए चलते हैं, या
किसी मालदार पार्टी है, सेठ है, उसको लूटने चलते हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई वस्तु है, उसे बेचने चलते हैं, दिखाने चलते हैं, तो ऐसे किसी बहाने से वो भूतपूर्व चोर हैं वो उनको लेकर के चलें और सीधा सैनिकों के हाथों उनको पकड़वाने का प्रयास करें। जो चोर और उसके सहयोगी उपरोक्त स्थानों पर न आवें और जो चोर पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर के बचते रहें, अर्थात पकड़ में न आवें, तो राजा मित्र, रिश्तेदार और बांधवों सहित उन चोरों को बलपूर्वक पकड़कर दंडित करें। यानी चोरों को पकड़ना है तो क्या करें, फिर उनकी नब्ज को पकड़ें, यानी भेद का प्रयोग करते हुए उनके जो संबंधी हैं, मित्र हैं, बांधव हैं, उनको पकड़ लेवें और उनके माध्यम से क्या करें, जो मुख्य चोर हैं, मुख्य चोरों को पकड़ने का कार्य करें उनके बहाने। न होडेन विना चोरम घातेत धार्मिको नृपः सहोडम सोपकरणम घातयेद अविचारेन। धार्मिक राजा को चाहिए कि चोरी का माल आदि प्रमाणों के बिना चोर को ना मारे, किंतु चोरी का माल और सेंध मारने आदि के औजार आदि प्रमाण उपलब्ध होने पर अवश्य दंड देवे। संदेह के आधार पर किसी को नहीं पकड़ना है, साक्ष्य होना चाहिए कि इसने चोरी की है, चोरी करते हुए पकड़ा गया, चोरी का माल इस पर बरामद है और इसके ये उपकरण हैं, यंत्र हैं। तो अब आप देखते हैं कि जो ठग होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं या चोर होते हैं, तो उनके यहाँ से पर्याप्त चीज़ें मिलती हैं, साजो सामान मिलता है, नशीले पदार्थ मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, अनेक प्रकार के लैपटॉप्स मिलते हैं और औजार मिलते हैं। ऐसे ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं जिनको बरामद किया जाता है और बरामद करके न्यूज़ में उसको सार्वजनिक किया जाता है, क्योंकि वो सार्वजनिक करने पर ही सिद्ध होता है कि ये लोग चोर हैं, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि इन्होंने किसी को भी पकड़ लिया झूठे आरोप में। ऐसा होता है। ग्रामेषु अपि चाहिए केचित् चौराणं भक्तदायकः भाण्डवकाश दासश्चैव सर्वांस्तानपि घातेत। और ग्रामों में भी जो कोई चोरों को भोजन देने वाला, बर्तन, शरण और स्थान देने वाले हों, राजा उन सब को भी पकड़ करके दंडित करे, क्योंकि ये भी चोरों के सहयोगी हैं। तो बड़े बड़े जो चोर हुआ करते थे, दस्यु, डाकू, लुटेरे, तो ये छुपते थे जंगलों में, लेकिन इनके लिए भोजन कहाँ से मिलता था? नज़दीकी ग्रामों से मिलता था। नज़दीकी गांवों में इनके मुखबिर होते थे, इनके खुफिया लोग हुए करते थे, इनके सहयोगी हुआ करते थे। तो चोरों, पुलिस को चाहिए, सैनिकों को चाहिए कि उन मुखबिरों को पकड़ें, उनके सहयोगियों को पकड़ें जो उनको सहायता देते हैं भोजन आदि की और सूचना देते हैं, किसी सेठ की, किसी धन की सूचना देते हैं, तो उनको पकड़ करके उन सहयोगियों को दंड देने का कार्य करें। राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् सामान्तांश्चैव चोदितान् अभ्याघातेषु मध्यस्थांक्षिस्या चौरान् निवद्रुतम्। राजा राज्य में प्रजा की सेवा सुरक्षा के लिए नियुक्त और सीमाओं पर नियुक्त राजाओं को यदि आक्रमण, चोरी, तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त पाए तो उनको भी चोर के समान ही शीघ्रतापूर्वक दंड दे। शीघ्रतापूर्वक इसलिए कहा कि जैसे प्रजाओं के मन में राजपुरुष होने के कारण छूट जाने का संदेह न पनपे और चोरी तस्करी पर शीघ्र ही नियंत्रण पा सके। तो ये राजा का एक कार्य है, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्य अधिकारी कहे गए हैं, उनका ये दायित्व है कि जो बॉर्डर है, एक शहर से दूसरे शहर का बॉर्डर है, एक राज्य से दूसरे राज्य का बॉर्डर है, एक देश से दूसरे देश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर प्रायः इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ती हैं कि जहां पर गाय की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारे इलीगल जो हैं धंधे वहाँ पर होते हैं और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चीज़ें इधर से उधर चली जाती हैं, वाहनों के माध्यम से। लेकिन वो बिना चौकी वालों के, यानी जो वहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, उनकी सहमति से कभी नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले या संबंधित सैनिक आदि, फॉरेस्ट वाले, ये उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं और उन्हीं के सहयोग से ही चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में जाती है। तो फिर राजा का दायित्व है कि ऐसे लोगों को जल्दी पकड़े,
क्योंकि जब जिनका कार्य है चोरों को पकड़ना, और अगर वही चोरों को आश्रय देंगे, प्रश्रय देंगे, तो लोगों का प्रजातंत्र, लोकतंत्र से यानी प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ जाएगा, और जो चोरी है उस चोरी पर कभी लगाम लगेगी नहीं। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए। ग्राम घाते हिता भंगे पथि मोषाभिदर्शने शक्ति तो नावि धावंतो निर्वास्या सपरिक्षदा। चोरों और लुटेरों आदि के द्वारा गांवों को लूटने के मौके पर, नदियों या बांधों के तोड़ने पर, रास्ते में चोर आदि से मुकाबला होने पर यथाशक्ति दौड़कर रक्षा या बचाव न करने वालों को गृह सामग्री सहित देश से निकाल देवे। यहाँ पर कह रहे हैं कि चोर हैं, लुटेरे हैं, इनके द्वारा गांव को लूटने का अवसर आया या नदियों या बांधों को तोड़ने की स्थिति आई, तो गांव के लोगों को चाहिए कि वो उनका प्रतिकार करें। सामूहिक हानि होने पर क्या करें? एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। गांव वालों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, नगरवासियों को एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए, पड़ोसियों को एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। अगर पड़ोस के घर में चोरी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी कुंडी लगा ली है, लाइट बंद कर दी है और शांति से दुबक करके सो गए हैं। ऐसा कार्य ना करें। जब आपको पता है कि कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट रहा है, तो सब लोग इकट्ठे हो जावें और उन चोरों को पकड़ने का प्रयास करें। नदियाँ सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, बांध सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, सार्वजनिक संपत्ति सभी के लिए है। तो इस पर सब लोगों को एकत्रित होकर के क्या करना चाहिए? उनको पकड़ना चाहिए, और ये जो गलत कार्य है उस गलत कार्य को नहीं होना देना चाहिए। और रास्ते में भी क्या है कि चोर भागे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई दो लोग हैं, वो पीछे से उनके पीछे दौड़ रहे हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो आगे भी जो अन्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, राहगीर हैं, वो क्या करें? आगे से चोरों का रास्ता रोक लें और उनका मुकाबला करें और उनको पकड़वाने का कार्य करें। तो अगर इस प्रकार से जो सामाजिक अपराध हो रहे हैं और अगर उस पर समाज के लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, तो वो लोग जो है वहाँ रहने के योग्य नहीं है। अगर गांव में घटना घटी है और गांव के लोग एकत्रित नहीं हैं, तो वो गांव के लोग गांव में रहने के योग्य नहीं हैं। शहर में घटना घट रही है, कॉलोनी में घटना घट रही है, कोई व्यक्ति आता है और किसी घटना को अंजाम देकर के चला जाता है, लेकिन पड़ोसी जो है शांत बैठे हैं, मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं, गांधी जी के 3 बंदर बने बैठे हैं दूसरे प्रकार से, तो फिर उन लोगों को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फिर वहाँ से देश निकाला दे देना चाहिए। और राजा अगर देश निकाले की आज्ञा दे देगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? फिर वहाँ पर लोग संगठन में रहेंगे, और संगठन में रहेंगे तो कोई भी चोर, दस्यु, ठग, लुटेरा क्या नहीं करेगा? उस कॉलोनी में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करेगा। यानी यहाँ पर केवल चर्चा चोर की नहीं है, यहाँ पर चर्चा सभी की है। यानी जो रिश्वतखोर है उसके लिए भी यही चर्चा है, जो ठग हैं उसके लिए भी यही चर्चा है, जो साधु सन्यासियों का वेश धारण करके आ गए हैं गांव के अंदर, कॉलोनी के अंदर, और जो इस प्रकार से लूट रहे हैं उनके लिए भी यही चर्चा है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्योत देख करके, भाग्य देख करके और किन्नर लोग हैं, ठीक है, या जो चंदा मांगने आ गए हैं कि हम ऐसा करेंगे और चंदे का सदुपयोग करते नहीं हैं, तो जो भी इस प्रकार के, इस प्रकृति के लोग हैं जिनको लोक कंटक कहा है, तो समाज के लोगों का दायित्व है कि वो एकत्रित होकर के, संगठित होकर के उनका मुकाबला करें, उन्हें पकड़ें, उनकी पिटाई करें और उनको पुलिस के हवाले करें। जब ये माहौल बन जाएगा कि उस कॉलोनी में, उस गांव में, उस नगर में, उस राज्य में अगर रिश्वत लेंगे या चोरी करेंगे या ठगी करेंगे या लोगों को लूटेंगे या अपराध करेंगे, तो वहाँ के लोग मतलब बुरी तरीके से पिटाई करेंगे, सामना करेंगे, और वहाँ चीज़ें संभव नहीं हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर चोरी करना, ठगी करना, लूटना, तस्करी करने का क्या हिम्मत नहीं जुटा पाता, सामर्थ्य नहीं जुटा पाता। लेकिन जहाँ पर लगता है कि लोग प्रतिकार करेंगे नहीं, लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पड़ोसी का सहयोग नहीं करते, तो फिर ऐसे ज़िलों में, गाँव में, नगरों में, कॉलोनियों में सबसे ज़्यादा चोरी होती है, लूट होती है। राजा के खजाने का धन को चुराने वाले और राज्य के विरोधी कार्यों में संलग्न रहने वाले तथा शत्रुओं को भेद देने वाले
इन्हें राजा विविध प्रकार के दंडों से दंडित करे। तो राज्य कोष जो है उसको लूटने वाले, और जो राज्य के हितैषी कार्य हैं, राष्ट्र के निर्माण के जो कार्य हैं, समाज के अनुकूल जो कार्य हैं, उन कार्यों का विरोध करना और राज्य को, समाज को, राष्ट्र को विकृत करने के लिए उसके अगेंस्ट कार्य करना, जिसको बोलते हैं ना देशद्रोह, उसके विरुद्ध कार्य करने वाले जो लोग हैं, और गुप्त सूचनाएं शत्रुओं तक पहुंचाने वाले ऐसे जो लोग हैं, उनको अनेक प्रकार से क्या करना चाहिए, दंडित कर देना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो जिसके हाथ में फ़ोन है वही अपने आप में बहुत बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मीडिया के माध्यम से दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं। यानी जिसको बोलते हैं ना पोल खुल जाना, तो वो सर्वाधिक तो मीडिया वाले करते हैं कि गुप्त सूचनाओं को बाहर प्रसारित कर देते हैं। फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष की अच्छी योजनाओं को बाहर नहीं आने देते हैं और उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, या जो विपक्ष है और जो अन्य लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेखक हैं आदि आदि, इनको कंट्रोल में करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा राज्य को घाटा होता है, राष्ट्र को घाटा होता है, समाज को घाटा होता है। अपराधियों के प्रति कैसा व्यवहार करें कि संधिम छित्वा तो यही चौर्यम रात्रो कुर्वन्ति तस्करः तेसाम छित्वा नृपो हस्तो तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 276, इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा है, अंग छेदन और मृत्युदंड की चर्चा ये है कि जो चोर लुटेरे रात्रि को सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा उनके दोनों हाथ काटकर तेज शूली पर चढ़ा देवे। ठीक है, यानी यहाँ पर हाथ काटना और मृत्युदंड दोनों की चर्चा ही है। यानी जितना जो लोग चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, ठगी करते हैं, लूटते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को हाथ काट दो, और अगर बड़े बड़े अपराध हैं तो तेज शूली पर उन्हें चढ़ा दो, यानी उनको मृत्युदंड दे दो। आगे कह रहे हैं, जैव कतरों के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि अंगुली ग्रंथिर भेदस्य छेदयेत प्रथमे ग्रहे द्वितीय हस्तचरणों तृतीय वदम अर्हति। राजा जेब कतरे आदि चोरों की पहली बार पकड़े जाने पर उंगली कटवा देवे, दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ पैर कटवा देवे, और तीसरी बार पकड़े जाने पर उनका सिर कटवा देवे। यानी अगर पहले आप चोरी करते पकड़े गए, चोरी लूट तस्करी करते आप पकड़े गए, तो दंड के रूप में पहले आपकी उंगली काट दी जाएंगी। उंगली काट दी गई है, इसका मतलब ये है कि अब आगे से आपको ये चोरी नहीं करनी है। लेकिन चूंकि उसके संस्कार हैं, उसकी प्रवृत्ति है, उसकी उस प्रकार की हैबिट्स बन गई है कि वो बिना चोरी किए, बिना लूट किए, बिना तस्करी किए रह नहीं सकता, तो निश्चित रूप से क्या करेगा, संस्कार के वशीभूत होकर के आगे चोरी करेगा। तो अगली बार चोरी करता है तो उसका हाथ काट देवे। फिर भी वो नहीं मानता है तो अब एक ही उपाय है कि उसका गला काट देवे, यानी उसको मृत्युदंड दे देवे। अग्निदान भक्तदानश्चैव तथा शास्त्र वकाशदान सन्निधातृश्य मोक्षस्य हन्यात् चौरम एव ईश्वरम। राजा चोरों को भोजन पकाने के लिए अग्नि, भोजन, शस्त्र स्थान देने वाले और चोरी के माल को रखने वाले लोगों को भी चोरों की तरह ही दंडित करें। यानी जो चोर हैं, चोरों को जिस प्रकार से जो लोग सहयोग देते हैं, भोजन का सहयोग देते हैं, अग्नि दे दिया, भोजन दे दिया, शस्त्र दे दिए, अस्त्र दे दिए, रहने के लिए स्थान दे दिया, चोरी के माल को छुपाने के लिए आश्रय दे दिया, चोरी के माल को बेचने में सहयोग प्रदान कर दिया, तो ये सब कौन है, चोरी करने वालों के सहयोगी हैं। तो जैसे मुख्य चोर को दंड दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी की उंगली काटी हैं तो अन्य सहयोगियों की भी उंगली काटें, इनके हाथ काटे हैं तो अन्यों के भी हाथ काट देवे, और इनका वध किया है, इनकी हत्या की है, यानी इनको मृत्युदंड दिया है, तो अन्यों को भी क्या करें, मृत्युदंड दे देवे। तड़ाग भेदकम हन्यादप्सु शुद्ध वधेन वा यद्वापि प्रति संस्कुर्याद दाप्यस्तुत्तम साहसम। तो राजा प्रजा के लिए बने तालाब आदि को तोड़ने वाले को मृत्युदंड देवे,
अथवा जल में डुबोकर या साधारण उपायों से मार दे। यानी जो जनता के लिए तालाब बनाए गए, नदी बनाए गए, कुएं बनाए गए, जिससे सबको लाभ मिलता है, पानी मिलता है, जो इनको दूषित करता है, इनको नष्ट भ्रष्ट करता है, तो इसकी सज़ा है मृत्युदंड। राजा उनको मृत्युदंड देवे। और तोड़े हुए को पुनः यथावत ठीक करवा दे तो उसको उत्तम साहस के रूप में यानी 1000 पण का दंड दिया जावे। तो अब पकड़ लिया है तो उससे दो बात कही जाए कि तूने ये चीज़ तोड़ी है, नष्ट की है, भ्रष्ट की है, तो तेरा काम है तो इसे ठीक कर। यदि वो ठीक करने के लिए राजी हो जाता है तो उसे मृत्यु दंड ना देवे, परंतु जो सर्वाधिक एक दंड है जिसको कहा 1000 पण, तो 1000 पण का उसको दंड देवे। ठीक है। यस्तु पूर्व निविष्टस्य तडागस्योदकम भरे हरेत आगम व अपि अपम विद्यात्स दाप्य पूर्व साहसम। जो व्यक्ति किसी के द्वारा पहले बनाए गए तालाब का पानी चुरा ले अथवा जल आने का रास्ता तोड़ दे, उसे पूर्व साहस यानी 250 पण का दंड देवे। जो व्यक्ति आपातकाल के बिना अर्थात स्वस्थ अवस्था में सड़क पर, मुख्य मार्ग पर या गली में मलमूत्र आदि करे तो उस पर 202 कार्षपण दंड करे और तुरंत उस गंदगी को साफ करवाए। तो यहाँ पर ये भी नियम दिया है कि जो सार्वजनिक मार्ग हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, सीढ़ियाँ हैं, उद्यान हैं, बैठने के स्थान हैं, चलने के स्थान हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, पेशाब कर देता है, शौच कर देता है, और ये जर्दा खाते हैं ये लोग, बहुत सारा खैनी खाते हैं, गुजराती में बोलते हैं मावा खाते हैं, तो ये सब फेंकते हैं, तो उससे गंदगी करते हैं, तो उनको आर्थिक दंड देना चाहिए और उन्हीं से उस गंदगी को साफ करवाना चाहिए। कोई रोगी या आपत्तिग्रस्त व्यक्ति, वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को गंदा करे तो उनको उसके ना करने के लिए कहें या फटकार दें और उनसे सफाई करा लें, ऐसी शास्त्र मर्यादा है। तो अगर कोई रोगी व्यक्ति है, आपदग्रस्त व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बच्चा है या गर्भवती स्त्री है, और अगर उसके द्वारा कोई सार्वजनिक स्थल गंदा किया जाता है तो उसके लिए उसको डांट देवे, उसको फटकार देवे, मतलब उसको आर्थिक दंड नहीं देना है पर शाब्दिक दंड है वहाँ पर, और उनसे कहें कि आप इसे साफ करें और भविष्य में आप इस प्रकार की गलती ना करें। तो ये अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बात कही। सभी चिकित्सकों में पशुओं की गलत चिकित्सा करने वाले को 250 पण का दंड करें और मनुष्य की गलत चिकित्सा करने वाले को 500 पण का दंड करें। तो अगर जो चिकित्सक हैं, एक है पशु चिकित्सक, दूसरा मनुष्य चिकित्सक, पशुओं की चिकित्सा करने के लिए आया लेकिन गलत चिकित्सा की, पशु रोगी हो गया या नहीं बचा या अपंग विकलांग हो गया, तो ऐसे में उस पर 250 पण उस पर दंड देवे। और मनुष्य की चिकित्सा करने के लिए कोई चिकित्सक आया और उसने उसकी चिकित्सा ठीक नहीं की, गलत चिकित्सा की है, तो उस पर 500 पण का दंड देवे। यानी ये जो 500 पण और जो 1000 पणों की चर्चा आती है, ये बहुत बड़े स्तर के अर्थदंड यहाँ पर हैं। संक्रम अर्थात रथ, उस रथ के ध्वजा की यष्टि जिसके ऊपर ध्वजा बांधी जाती है, और प्रतिमा, छटांक आदि बट करे, और जो इन तीनों को तोड़ डाले या वह अधिक न्यून कर देवे, उनको उससे राजा बनवा लेवे, और जिसका जैसा ऐश्वर्य है उसके योग्य दंड करे। जो दरिद्र होवे तो उससे 500 पैसा राजा दंड लेवे, और जो कुछ धनाढ़ होवे तो 500 रुपया उससे दंड लेवे, और जो बहुत धनाढ़ होवे उससे 500 अशर्फी दंड लेवे। तो ये ऋषि दयानंद जी की शब्दावली है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो अगर इस प्रकार से अव्यवस्था करता है तो उसको इस प्रकार के दंड देने चाहिए। अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा मणिनाम अपवेधे च दंडा प्रथम साहस। अच्छी वस्तुओं में खराब वस्तुओं की मिलावट करके उन्हें दूषित करने वाले पर तथा वस्तुओं को बिगाड़ने तोड़ने वाले पर और मणि आदि रत्नों को अनुचित वेधने के अपराध में 250 पण का दंड देवे। यानी अच्छी वस्तु में चावल में मिलावट कर दी, आटे में मिलावट कर दी, दाल में मिलावट कर दी, मसालों में मिलावट कर दी, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं जिसमें वो मिलावट कर रहा है, और भी अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं जो नित्य प्रयोग में आने वाली हैं, उनमें जो मिलावट करता है और वस्तुओं को बिगाड़ देता है,
मणि रत्नों को अनुचित तरीके से बीनता है, यानी ठीक से उनको नहीं बनाता, उसकी कलाकारी नक्काशी ठीक से नहीं करता, डिजाइन को बिगाड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर जो है 250 पण का दंड लगावे। जो मनुष्य समान मूल्य वाली वस्तुओं के बदले अथवा सही मूल्य से कम वस्तु देने का अथवा अधिक मूल्य लेने का अनुचित व्यवहार करे, वह अपराध अनुसार 250 पण या 500 पण का भागी होता है। यानी यहाँ पर एक बात कही, मार्केट व्यवस्था को देखते हुए कि कोई व्यक्ति वस्तु को कम रेट में भी ना बेचे और उसको अधिक रेट में भी ना बेचे। जो एक फिक्स निर्धारित सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित किया है, उस मूल्य के अनुसार ही वह वस्तु प्रदान करे, और अगर इस प्रकार से करता है, उसके अगेंस्ट करता है, नियम के विरुद्ध करता है, तो वो अर्थदंड का भागीदार होगा। राजा कारागार आदि प्रधान मार्गों पर बनवाए जहाँ हथकड़ी, बेड़ी आदि से दुखी हुए बिगड़ी दशा वाले अपराधी लोग दिखाई देते रहें, जिससे कि उनको देखकर जनता के मन में अपराध के प्रति भय उत्पन्न होता रहे। तो कारागार कहाँ पर बनवाने हैं, यानी जेल खाने कहाँ बनवाने? सार्वजनिक स्थलों पर, किनारों पर, जहाँ पर प्रायः लोग निकल करके जाते हैं, वहाँ पर जेल खाने, कारखाने, ये कारावास बनवावें और दूर से दिखाई दें, सब बेड़ियों में बंधे हुए, सलाखों के पीछे ये जो चोर हैं वो दूर से दिखाई दें, और लोगों को लगे कि देखो किसी के हाथ कटे हैं, किसी की उंगलियां कटी हैं, किसी के पैर कटे हैं, कोई बेड़ियों में जकड़ा है, कुछ लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। तो जैसे अपराधियों को देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे देख करके उनके मन में भय की स्थिति निर्मित होगी और वो आगे से कभी भी वैसा कार्य है करने का प्रयास नहीं करेंगे। राजा नगर के पर कोटे को तोड़ने वाले और नगर के चारों ओर खाई को नष्ट करने वाले तथा नगर द्वारों को तोड़ने वाले व्यक्ति को तुरंत देश निकाला दे देवे। यानी ये देश निकाला इसलिए दिया गया कि निश्चित रूप से ये राज्य का शत्रु है। आखिर क्यों इसने जो खाइयाँ बनी हैं उनको नष्ट किया, द्वार बने हैं उनको नष्ट किया है, किले बने हैं, किले की दीवार को नष्ट किया है? इसका तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं ये शत्रु से मिल रखा है, या भविष्य में ये निश्चित रूप से राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा, इसलिए आर्थिक दंड भी देवे और उसको देश निकाला भी दे देवे। अब इस श्लोक से पता चलता है कि हमारी जो प्राचीन काल में जो संरचना रही वो इसके अकॉर्डिंग रही। बहुत सारे जो ग्राम हैं, गढ़ियाँ हैं, किले हैं, उनके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई देखने को मिलती हैं, नगर परकोटे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वो सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें रखी गई थी। तो अभी इस 90वें अध्याय में आज के कक्षा के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के अपराध और अपराधों के दंड और अपराधियों की सज़ा पर हमने चर्चा की। आगे राजा की प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे, जो राजा की प्रकृतियाँ होती हैं, और राजा में जो 8 प्रकार के गुण, जिसमें इंद्र के गुण बताए, सूर्य के गुण बताए, वरुण के, यम के जो गुण बताए थे आरंभ में कि राजा कैसे गुणों वाला होना चाहिए, उन 8 गुणों की चर्चा होगी और उसके बाद इस 9वें अध्याय का समापन होगा। तो समय के अनुसार अब कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ